एक्सरसाइज में मैं चीन गया था। पहले शंघाई गया था। शंघाई के फुदान यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया और टेररिज्म पर एक सेशन था, उसमें मुझे बोलना था। 2016 की बात है। और उसके बाद वहां पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका एक बहुत बड़ा इंडियन ओशन सेंटर भी है। रादर ये यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा इसका एक जिसको हम कह सकते हैं ये थिंक टैंक है। पॉलिसी स्टडीज पर इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत बड़ा काम करता है, जिसको हैनान इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड वॉच के नाम से जाना जाता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड सारे सिनारियों को अध्ययन करने वाले जो थिंक टैंक्स जाने जाते हैं उसमें से ये एक। वहां पे मुझे विषय रखना था मोदी फॉरेन पॉलिसी पर। और जब मुझे वहां पे विषय रखने के लिए कहा गया तो मैंने उनको कहा कि मैं विषय तो रखूंगा। वहां पे एक माओ के परिवार से जुड़े हुए माओ सेतुंग, जो चीन के आधुनिक काल में सबसे बड़े नेता रहे, उनके परिवार से जुड़े हुए भारत में जिन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा समय बिताया एज हाई कमिश्नर, ऐसे एक माओ सेवाई नाम के एक फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। वो मेरे सेमिनार को, मेरे सेशन को चेयर कर रहे थे। मेरा परिचय उन्होंने करवाते हुए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कराया। उन्होंने कहा कि आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे बहुत यंग स्कॉलर्स भी थे, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी थे, पीएलए के मेंबर थे, जरूर कुछ इंटेलिजेंस के भी लोग रहे होंगे। उन्होंने मेरा परिचय कराते हुए करा के दिया कि आप सब लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते होंगे, आप में से कुछ लोग बीजेपी को भी जानते होंगे, आप में से बहुत कम लोग आरएसएस को जानते होंगे, और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत ही कम लोग या शायद कोई भी नहीं जो ऑर्गेनाइजर को जानते हो। और ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी की एक ऐसी पत्रिका है, आरएसएस के हिंदू नेशनलिज्म के थॉट को पूरे देश भर में और विश्व भर में रिप्रेजेंट करती है। और फिर उन्होंने एक बात कही कि हमारे लिए जैसे चाइना डेली वहां पे सीसीपी का माउथपीस है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन था। मैं तय करके गया था कि वहां पे किस तरीके से अपनी भूमिका रखनी है, और मैंने वहां पे 2 प्रश्न पूछे। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप इन 2 प्रश्नों पर जरूर कभी चिंतन कीजिए और अपने अध्ययन अध्यापन के काम में इसमें से कुछ ना कुछ बिंदु लेकर आइए। सबसे पहला प्रश्न मैंने उनको पूछा कि हम आज के नए पड़ोसी नहीं हैं, हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है। हम एक दूसरे के अगल बगल में इतने शतकों से रहे हैं, और इतने शतकों के एक दूसरे के पास रहते हुए भी हम एक दूसरे के साथ लड़े नहीं। हमारे आपस में ट्रेड के रिलेशंस रहे। ओरिजिनल जो मैरीटाइम सिल्क रूट था वो राजराजेंद्र चोला ने बनवाया था वाया म्यांमार, सब लोग जानते हैं। मैंने जैसे कहा, युवन संघ और पाइयन ने एक बड़ा भारत के चिंतन का बहुत सारा टेक्स्ट चीन में लेकर गए। तो एक हमारे सांस्कृतिक संदर्भ रहे, आध्यात्मिक संदर्भ रहे, शिक्षा के पुराने अनुबंध हमारे एक दूसरे के साथ रहे। हमारे विश्वविद्यालयों में आने वाले बहुत सारे विद्यार्थी ये चीन से हुआ करते थे। बुद्धिस्ट परंपरा में तो एक बहुत ये सघन परंपरा रही कि चीन से आना। हमें से एक नाम जो हम सबको याद रखना चाहिए, एक बौद्ध भिक्खु थे
जिनका नाम वहां पे आज भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, बोधक नाम से। और वहां पे आज जैसे पेंडेमिक की स्थिति है, वैसे ही जब महामारी की स्थिति दूसरी शताब्दी में जब चीन में आई थी, तो ऐसा माना जाता है कि इस महान बौद्ध भिक्खु ने उनको आयुर्वेदिक ज्ञान के आधार पर उस महामारी को लड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया था। भारत के संबंध में एक बहुत आदर, बहुत आस्था वहां के समाज में है, आज भी है। उसके संदर्भ में भी मैं अंतिम चरण में एक उदाहरण आपको दूंगा। लेकिन मैंने दो प्रश्न पूछे थे कि ऐसा क्या कारण था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़े। हमारे बहुत बार हम इतिहास के बारे में कहते हैं कि हमारा ज्ञान जो है वो बहुत अधूरा रह जाता है, या ब्रिटिशों के प्रभाव के कारण हम अपना ही इतिहास भूल गए हैं। चीन की स्थिति हमसे भी खराब है, क्योंकि कम्युनिज्म के पिछले 70 साल के प्रभाव में वो अपना खुद का इतिहास ऐसा भूल गए हैं कि वो कम्युनिज्म के प्रिज्म से ही पूरे विश्व को देखने लगे। तो जब मैंने उनको ये प्रश्न किया तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और मैंने तब उनको कहा कि ऐसा है कि हम दोनों दो ही सभ्यता है जो प्री जीसस प्री मोजेस समय से जीवित है, और फिर भी हम अस्तित्व में रहे, क्योंकि आपके यहाँ पे भी कन्फ्यूशियनिज्म है, ताओइज्म है, बुद्धिज्म है, तिब्बतन बुद्धिज्म है, इतनी सारी वैरायटीज है, और फिर भी हाँ आप उनका कोएग्जिस्टेंस मानते रहे हैं, उस कोएग्जिस्टेंस को आप सम्मान देते रहे हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये हमारे एशियाई सभ्यता की देन है दुनिया को, कि सत्य जो है वो अलग अलग रास्तों से पहुंचा जा सकता है। भारत में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन चीन ने भी उसको स्वीकार किया, जापान ने भी उसको स्वीकार किया, और यही कारण है कि इतिहास के पन्नों पर एक दूसरे से लेन देन होते हुए भी, व्यापार का, सामरिक सारे संबंध होते हुए भी हमने एक दूसरे को दुश्मन नहीं माना। फिर मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आधुनिक कालखंड में, खास करके 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद, हमारे आपस के संबंध टूट गए, रप्चर हो गया। और उसके बाद 16वीं 17वीं में शताब्दी में जब ब्रिटिश कालखंड में हमारे पास फिर से संबंध हुए, तो हम एक दूसरे को कॉम्पिटिटर्स के तौर पर देखने लगे। और जब तक भारत स्वतंत्र हुआ और चीन में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, तब तक तो हम दो खेमों में बट गए, फिर से वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब मैंने उनको कहा, पाकिस्तान का नाम लिए बिना, मैंने उनको ये कहा, नालंदा और तक्षशिला को जलाने के कारण जो विद्यार्थियों का, परस्पर लोगों का वैचारिक लेन देन जो आपस में हमारा होता था, वो टूट गया। ये 12वीं शताब्दी की बात है। और उसके बाद जैसे मान लो एक वॉल खड़ी हो गई विचारों की, और सीधा फिर हमारा जो संबंध दिखता है वो बोर वॉर के समय दिखता है, 17वीं सेंचुरी के शुरू में। और फिर हम ब्रिटिश प्रिज्म से एक दूसरे को देखने लगे। ब्रिटिशों ने एक बफर स्टेट बनाया, इसलिए हम बफर स्टेट को तिब्बत के रूप में देखने लगे। चाइना को एक पिछड़ी हुई सभ्यता के रूप में ब्रिटिशों ने देखा, हम भी वैसे ही देखने लगे। और एक ब्रिटिश इंडिया को चीन देखने लगा, वो आज भी प्रभाव कायम है। फिर कोल्ड वॉर का समय आया, फिर कोल्ड वॉर में रशियन और अमेरिकन प्रिज्म से हम एक दूसरे को देखने लगे, और कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद अब अमेरिकन प्रिज्म से हम एक दूसरे को देखते हैं। और तब मैंने उनको कहा कि हम अपने आप को एक दूसरे के सिविलाइजेशन प्रिज्म से देखना कब शुरू करेंगे? ये सिविलाइजेशन प्रिज्म क्यों टूट गया, इसका चिंतन कब करेंगे? और फिर अंत में मैंने उनको कहा कि देयर कैन बी ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिस्ट चाइना एंड सेक्युलर इंडिया, बट देयर कैन बी ऑलवेज अ डायलॉग बिटवीन कन्फ्यूशियस चाइना एंड हिंदू इंडिया। मोदी इज रेडी फॉर दैट, आर यू रेडी फॉर दैट? ऐसे मैंने उस समय कहा था। उस समय शी जिनपिंग का ना गुजरात में विजिट हुई थी, ना तमिलनाडु में विजिट हुई। लेकिन उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने मैं ये बोलकर आया था कि यदि भारत चीन के संबंधों के यदि तार कहीं जुड़ते हैं तो वो सभ्यताओं से जुड़ते हैं।
लेकिन ये डेमोक्रेटिक इंडिया और कम्युनिस्ट चाइना का संघर्ष क्यों है फिर? इसमें क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है? तो उसका कारण हमें आधुनिक चीन के जिस तरह से एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई, उसके मूल विचार में देखना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई और उसके बाद उसने धीरे धीरे वहां के राष्ट्रीय विचारों के, वहां के सभ्यता के विचारों के जो लोग थे उनको कम्युनिस्ट चाइना से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। आज जो ताइवान है वो बेसिकली उस नेशनलिस्ट थॉट को रिप्रेजेंट करता है। एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में भी वहां से काम किया था। सन यत सेन के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय विचार चीन में भी था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ निरंतर संपर्क में भी था। लेकिन 1947, 1948, 1949 आते आते चीन में कम्युनिज्म का ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ, आगे जाकर फिर चाहे माओ का ग्रेट मार्च हो और फिर 1960 के दशक में हुई कल्चरल रिवॉल्यूशन हो, उसने चीन की सभ्यता के सारे मापदंड है उन्हें ऐसे इस तरह से कुचल दिया। और इसीलिए यहाँ पे मैं गुजरात में आकर गुजरात के बहुत सारे मंचों पर, बैठकों में, श्री गुरुजी व्याख्यान माला में माओवाद और नक्सलवाद के विषय पर बहुत बार बोला हूं। इसलिए गुजरात के बहुत सारे लोग इस बारे में परिचित है, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्मरण कराना चाहता हूं कि माओवाद के इस विचार का एडिफिस क्या है, अधिष्ठान क्या है। वो केवल कम्युनिज्म नहीं है, वो केवल मजदूरों की क्रांति पर आधारित विचार नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरुजी ने इसके बारे में 5 लेखों की उस समय ऑर्गेनाइजर के इसमें लिखी थी 1960, 61, 62 में, द थ्रेट ऑफ कम्युनिस्ट चाइना के रूप में। और उसमें उन्होंने ये वार्निंग दी थी, 62 का युद्ध होने से पहले से ये वार्निंग वो दे रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में जो पत्र लिखा है पंडित नेहरू को, उसमें उन्होंने ये वार्निंग दी है। उस विचार का अधिष्ठान क्या है? तो ये बेसिकली माओइस्ट एनार्किस्ट एक्सपांशनिज्म, उसका मूल विचार ये मजदूरों की क्रांति पर नहीं है, किसानों की क्रांति पर नहीं है, मार्क्स के विचार से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मूल विचार मूलतः एक कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप का विचार है, जो ये मानता है कि क्रांति करनी है तो उसके लिए पहले एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के कल्चरल आधार को, सांस्कृतिक आधार का विध्वंस आवश्यक है। और वो विध्वंस करना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये कल्चरल स्टडीज के नाम पर अध्ययन चलता है। वो कल्चरल स्टडीज इसेंशियली क्या करती है? तो 1952 में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये कल्चरल स्टडीज का, और स्टुअर्ट हॉल जो न्यू लेफ्ट के एक तरह से फाउंडर माने जाते हैं, और ग्रामशी के विचारों के आधार पर, ग्रामशी जिन्होंने मार्क्सिज्म का क्रिटिक किया और उन्होंने कहा कि क्रांति जो है वो मजदूरों के आधार पर नहीं आती, सर्वहारा के आधार पर नहीं आती, क्रांति जो आती है वो वैचारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आती है। और इसलिए ऑक्यूपाई द इंटेलेक्चुअल स्पेस ऑफ द सोसाइटी। भारत में मैंने जानबूझकर ये विषय लिया है क्योंकि आज का चाहे फार्मर्स का आंदोलन हो, इससे पहले सीए का आंदोलन हो, उससे पहले अवार्ड वापसी हो, उससे पहले सारा इंटरनेशनली चला एंटी मोदी ड्राइव हो, उसके पीछे का वैचारिक आधार क्या है? तो उसके पीछे का वैचारिक आधार ये ग्रामशियन माओइस्ट थियरी है। तो ये जो माओइज्म है ये कल्चरल रिवॉल्यूशन का एक ग्राउंड क्रिएट करता है। ग्रामशी ये कहता है कि क्योंकि ये सर्वहारा क्रांति का
मार्ग जो है उसको आगे नहीं ले जा सकते। तो इसलिए वैचारिक क्षेत्र में आपको जो डोमिनेंट कल्चर है, जिसको वो हेजेमनिक कल्चर कहता है, प्रभुत्वशाली संस्कृति है, उसको एक चैलेंज खड़ा करना पड़ेगा। और वो चैलेंज आप अचानक से नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि इस प्रभुत्वशाली संस्कृति की, वहां के जो प्रस्थापित संस्कृति होती है उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। वो सारे नए फोर्सेस को एकोमोडेट कर लेती है और इसलिए आप उसको ओवरथ्रो नहीं कर सकते। तो उसके आधार पर स्टुअर्ट हॉल आगे जाकर कहता है, द पर्पस ऑफ कल्चरल स्टडीज इज नॉट टू स्टडी कल्चर। ये जो इंटेलेक्चुअल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने का तरीका क्या है? तो आप एग्जिस्टिंग हेजेमनिक कल्चर को चैलेंज करो और उसके लिए बहुत सारी पेरिफेरल आइडेंटिटीज को क्रिएट करो, ताकि जो एग्जिस्टिंग कल्चर है वो वीकन हो। तो आप एलजीबीटी की आइडेंटिटी को क्रिएट करो, आप एससी की आइडेंटिटी को क्रिएट करो, दलित आइडेंटिटी के आधार पर आप आदिवासी के नाम पर आइडेंटिटी क्रिएट करो, आप महिलाओं की आइडेंटिटी क्रिएट करो, आप अलग अलग जातियों, भाषाओं, उपासना पद्धतियों के आधार पर इतनी आइडेंटिटीज को क्रिएट कर दो कि मूल आइडेंटिटी वीकन हो जाए। जैसे वहां पे कल्चरल रिवोल्यूशन जब हुआ तो जो भी कन्फ्यूशियनिज्म, माओइज्म, ताओइज्म, बुद्धिज्म इनकी बात करता था, उन शिक्षकों को, क्योंकि आप में से यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जाकर कभी कल्चरल रिवोल्यूशन के उन पन्नों को खोलकर देखिए कि वहां के विद्यार्थियों ने माओवाद के नाम पर शिक्षकों के साथ क्या किया था। क्योंकि सबसे पहला जो विक्टिम होता है इस माओवादी रिवोल्यूशन का, वो टीचर होता है। और उन्होंने क्लासरूम से निकाल निकाल कर उनके गले में माओ के कमिटमेंट के बोर्ड डलवाकर, उनके कपड़े फाड़कर उनको यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था जब तक ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तब तक अगली जनरेशन को हम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, तब तक देश में अनार्की नहीं होगी, और अनार्की नहीं होगी तब तक रिवोल्यूशन नहीं होगी। ये बेसिक थियरी है। तो जब वहां पे कन्फ्यूशियस बुद्धिस्ट थियरी जो जो प्रभाव था उसको वीकन करने के लिए ये माओवाद का विचार था। भारत में वही देखे हम तो हिंदू सिविलाइजेशन का जो थॉट है उसको वीकन करने के लिए माओवाद काम कर रहा है, और इसीलिए पेरिफेरल आइडेंटिटीज का ये सारा षड्यंत्र है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि माओ ने अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए एक निरंतर क्रांति की संकल्पना दी। कंटिन्यूअस रिवोल्यूशन, एंड नहीं होता है इस रिवोल्यूशन का, हिंसा चलती रहती है। तो कभी माओ ने किसी को चैलेंज कर दिया देंग ज़ियाओपिंग ने, इसलिए देंग ज़ियाओपिंग को बाहर कर दिया। नए लोगों को प्रस्तापित किया, वो लोग फिर थ्रेट हो रहे हैं ऐसा लगा तो उनमें से किसी को मरवा दिया। स्टालिन के इसमें हम देखते हैं कि टोटल 37 पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे, 4 छोड़कर बाकी किसी की भी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, सब अननेचुरली मरे। कम्युनिस्ट चाइना में भी यही होता रहा। अकेला अपवाद रहा देंग ज़ियाओपिंग का। देंग ज़ियाओपिंग जेल में जाने के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर होने के बाद, जनरल सेक्रेटरी के रूप में माओ के मरने के बाद वापस आए हैं। ये एक्सेप्शन है। इस कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री को हम बहुत बार भूल जाते हैं। शायद इससे पहले के लेक्चर में ये इतिहास कहीं ना कहीं संदर्भ में आया होगा, लेकिन उसको कम्युनिस्ट जो माओइज्म का थॉट है उसके संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि ये माओइज्म का थॉट काम कैसे करता है। जब कंटिन्यूअस रिवोल्यूशन की बात करता है तो इसका मतलब जिन सपनों को देखते हुए एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का, एक समतावादी समाज का जो सपना देखा है वो कभी नहीं आने वाला है। उसके लिए निरंतर क्रांति, निरंतर अशांतता, निरंतर एक्सपांशनिज्म, निरंतर वायलेंस, ये इसके थॉट के प्रमुख आधार है। और उसके लिए पहले की सारी चीजें नकारना, निगेटिविस्ट है, नकारात्मक है, जो है उसको नकारना। जैसे स्टुअर्ट हॉल कहता है, द पर्पस ऑफ कल्चरल स्टडीज इज नॉट टू स्टडी कल्चर। संस्कृति का अध्ययन करना ये संस्कृति अध्ययन केंद्र का उद्देश्य नहीं है, बट टू क्रिएट द न्यू वन बाय चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग वन।
एक नई संस्कृति क्रिएट करना, प्रस्थापित संस्कृति को चैलेंज करते हुए। उस प्रस्थापित संस्कृति की परिभाषा और नई संस्कृति की परिभाषा कौन करेगा? तो उस समय का कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर होगा, उसका माउथपीस होगा, वो करेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मार्केट बंद कर देने हैं, तो मार्केट बंद कर देने हैं। लाखों लोगों को मारा गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज्यादा हत्याएं किसी की है तो खुद चीनी लोगों की है। आज हम युगुर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हैनान में भी यही हुआ, तिब्बत में भी यही हुआ। आप कोई प्रांत देख लीजिए चीन का, जहां पे लाखों लोगों का पूरी तरीके से कत्ले आम नहीं हुआ होगा। और उसके साथ साथ जिस तरह से जमीन कम्युनिस्ट पार्टी एक्वायर करते गई, जिस तरह से लेबर कैंप्स चले, आज बहुत सारी न्यूज आ रही है जिंगजियांग प्रोविंस के बारे में, जिसको वो ट्रेनिंग कैंप्स कहते हैं। वहां पे सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। उस सेंसर्स के द्वारा कौन व्यक्ति पिछले दरवाजे से बाहर जाता है और कौन सामने के दरवाजे से बाहर जाता है, ये भी पता चलता है। कौन कितनी बार देश के बाहर फोन पर बात कर रहा है, इसका भी रिकॉर्ड जो है वो ट्रैक होता है। उसके साथ साथ 3 बार पीछे के दरवाजे से कोई बाहर निकला तो उसको ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाता है। किसी का बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया हो तो उसको ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाता है। और वो ट्रेनिंग कैंप दूसरा कुछ नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का इंडोक्ट्रिनेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। हमने 1989 में, फिर 1991 में जो के आधार पर लोगों को समाप्त करना, वहां से लेकर आज हांगकांग में जो हो रहा है, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी राइट टू डिफेंड, जिस तरह से स्टूडेंट्स को वहां पे अरेस्ट किया जा रहा है जस्ट फॉर अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीसीपी, उसका एंटी डेमोक्रेटिक रेजिम के खिलाफ, ऐसे कितने लोगों को वहां पे आज जेल में डाला जा रहा है। तो देयर इज अ सिस्टमैटिक एनिहिलेशन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब इसको आप थोड़ा सा इंटरनेशनल डायमेंशंस में लेकर आइए, इसमें भारत कैसे आता है और भारत इसमें सबसे बड़ी बाधा क्यों? माओइज्म का जो एक्सपांशनिस्ट थॉट है, उसमें 5 फिंगर की थ्योरी का, जिसके बारे में पहले भी मुझे विश्वास है बहुत सारी चर्चा आई होगी, क्योंकि आलोक जी ने, शक्ति जी ने इस मंच से बहुत बार चीन पर चर्चा की है। तो उसमें तिब्बत, नेपाल, इनर मंगोलिया, इन सब का किस तरीके से रोल रहा और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के और माओवादी थॉट के संबंध में ये 5 फिंगर्स क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें एक और डायमेंशन जो जुड़ गया पोस्ट 1993 में, डेंग जियाओपिंग ने एक ओपन इकोनॉमी की पॉलिसी एडॉप्ट की, जिसके आधार पर डब्ल्यूटीओ का मेंबर पहले नहीं बना था, 2002-3 में बना, लेकिन उससे पहले एक इंटरनल लिबरलाइजेशन की प्रोसेस शुरू की। धीरे धीरे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कंट्रोल्ड कंपनीज को, बिजनेस एक्टिविटी को मोनोपोलाइज किया गया। आज का जो सारा हुआवे का डिबेट चल रहा है 5G के ऊपर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी आप हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए कि सीसीपी ने इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल किया। और अभी एक रिसेंट लॉ आया है चाइना में, जिसके आधार पर चीन में काम करने वाली हर कंपनी को डायरेक्टर बोर्ड में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक व्यक्ति रखना ये बंधनकारक है। आप इमेजिन कीजिए बिजनेस एक्टिविटी में रहने वाले लोग, और उनको ये कहा जाए कि भाई आपको यदि भारत में बिजनेस करना है तो भारत की रूलिंग पार्टी जो है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर के रूप में, और उस कानून में ये कहा गया है कि टू रन द बिजनेस एक्टिविटी एज पर द चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म। वो क्या है? वो माओवादी
उस समय का नेता आज शी जिनपिंग जिस तरह से रिडिफाइन करेगा उस तरह से होगा, उस समय देंग जियाओपिंग ने रिडिफाइन किया था। तो बाहर की कोई कंपनी चीन में इन्वेस्ट करती है तो पहले उसको कोई चीनी पार्टनर होना चाहिए जिसके आधार पर वो वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू करेगी। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि चीन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, क्योंकि लेबर ये फोर्स था, लेबर कैंप्स तैयार थे। हर प्रोविंस में क्या प्रोडक्शन होगा और कितने स्केल पर होगा इसके बारे में आवश्यकताएं थी। अब इनका बाहर जो है वो उसका डंपिंग करना, ये एक मेजर एक्टिविटी चीनी एक्सपांशनिज्म की बन गई। और वो डंपिंग इस तरह से शुरू हुआ, जो कोरोना के पेंडेमिक के समय एक तरह से एक्सपोज हो गया कि उस एक्सपोर्ट के कारण केवल माल नहीं, वायरस भी एक्सपोर्ट होने लगा वहां से। और उस एक्सपोर्ट हुए वायरस के कारण बहुत जगह पे चीन के इस एक्सपांशनिज्म के खिलाफ, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, एंटायर साउथ ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया के बहुत सारे देशों में हो, अफ्रीका में हो, इसमें और एक मॉडल चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ने क्रिएट किया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक्वायर करने लगे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करके। तो उन्होंने एक नया मॉडल खड़ा किया जिसको आज की भाषा में कहा जाता है डेट कॉलोनियलिज्म। किसी को कर्जा देकर उसको कॉलोनी बना लेना। इस डेट कॉलोनियलिज्म में आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफ्रीका के बहुत सारे देश इसमें फंसे हुए हैं। पाकिस्तान उसको उसी लाइन पर जा रहा है। नेपाल को वो जाते जाते किसी तरीके से हमने अभी कम से कम कुछ समय के लिए बचा लिया है। तो मतलब किसी को कर्जा देकर गुलाम बना लेना ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से जो मॉडल था उसका भी अगला स्टेज है ये। अब इसमें सबसे बड़ी बाधा कौन है? क्योंकि इसको आगे चलाए रखना है तो इसको कहते हैं कि व्हाइट एलिफेंट फेनोमेना। एक ऐसा सफेद हाथी पाल के रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का और मास प्रोडक्शन का कि इसको लगातार डिमांड की आवश्यकता है। और इसीलिए फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसीलिए मैरीटाइम सिल्क रूट का रिवाइवल है। चीन से बाहर जाने वाले सारे रास्ते केवल माल लेकर जाने लिए और आने वाले सारे रास्ते प्रॉफिट एक्विजिशन के लिए। ये एक तरीके से खेल चीन ने शुरू किया। इसको सबसे बड़ी चुनौती यदि किसी ने दी तो वो भारत ने दी, क्योंकि भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था आधुनिक स्वीकार करते हुए भी अपने सभ्यता के मूल्यों को नहीं छोड़ा। यहां पे अनार्की क्रिएट करने के चाहे नागा जो मिलिटेंट्स है उनके रूप में हो, चाहे माओवादियों के रूप में हो, चाहे द्रविडियन पार्टी, द्रविडियन मूवमेंट को फंडिंग करने के रूप में हो, चाहे अलग अलग विश्वविद्यालयों में अपने सेंटर स्थापित करने के लेकर हो, इतने सारे प्रयास चीन ने किए, लेकिन फिर भी भारत अपनी जो मूल सभ्यता के मूल्य है उस पर कायम रहा और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी उसने बनाए रखा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो हुआ वो आपने पहले भी सुना होगा कि चीन ने जो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू भारत के जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के एरिया से जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लेकर जाने का प्रयास किया, सबसे पहले इंटरनेशनल मंचों पर भारत ने उसको अपोज किया। बहुत प्रयास और बहुत दबाव आने के बाद भी भारत उसका हिस्सा नहीं बना। चीन को यह अच्छी तरह से पता है जब तक भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनता तब तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो चीन के लिए यह बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज रहा। दूसरा, चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा जब भारत ने यह कहना शुरू किया कि हम जो चीन पर जो इम्बैलेंस है हमारा ट्रेड का उसको कम करेंगे और 66 बिलियन से लेकर अब 37 बिलियन तक डॉलर्स तक ये लेकर आया है चीन, भारत अपने प्रयासों से।
और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की चर्चा होने लगी और भारत के प्रोडक्शन एक्टिविटीज को एक नई तरह की चालना मिलने लगी। सब कुछ ठीक है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारी चीजें अभी इसमें ठीक होनी है, उस पर अलग से कभी चिंतन करेंगे। लेकिन एक सोच, एक थॉट प्रोसेस भारत ने शुरू किया और पूरे विश्व भर में उसके रिपरकशंस हमको देखने लगे। वही 5G के ट्रायल को लेकर हुआ, क्योंकि साइबर और ऐप ये इंफॉर्मेशन के थ्रू कॉलोनियलिज्म का, साइबर वॉरफेयर का एक नया टेक्निक चीन ने डेवलप किया इसी दौरान, उसको भी भारत ने चैलेंज किया। सबसे पहले उनके ऐप पर बैन लगाने वाला भारत था। टिकटॉक से शुरुआत हुई, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हम सिस्टमैटिक एफर्ट देखते हैं, क्योंकि चीन के सारे सर्वर्स वो केवल ऐप नहीं है, वो केवल मोबाइल फोन्स नहीं है, वो बेसिकली आपके डेटा, आपके पॉलिटिकल बिहेवियर, आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करने के लिए डेटा एक्विजिशन का एक मेथड है। आज मैं जूम पर बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका एक्सेस चीन को कभी भी मिल सकता है, ये मुझे भी पता है, इसलिए क्या बोलना है मैं बोल रहा हूं। तो आप यदि फोन पर हो, चीनी फोन पर हो और उसके सर्वर्स उस पर ऐप यूज कर रहे हो, तो देखिए सोच कैसी है और कॉन्फ्लिक्ट कहां पे, आपको सिंपल भाषा में समझ में आएगा। हम हमारे लोगों को गूगल यूज करने नहीं देंगे, हमारे लोगों को टिकटॉक यूज करने नहीं देंगे, हमारे लोगों को अमेरिकन या बाकी इंटरनेशनल एप्स यूज करने नहीं देंगे, उन पर हम इंटरनली बैन रखेंगे। लेकिन हमारे एप्स यदि बाहर कहीं बैन होते हैं तो उसके खिलाफ हल्ला करेंगे, उसके खिलाफ फ्री ट्रेड की बात करेंगे, उसके खिलाफ एक्सेस की बात करेंगे, और जरूरत पड़ती है तो सारे WTO के नॉर्म्स को मैनिपुलेट करते हुए और किसी नाम से उसको मार्केट में डंप करेंगे। यह माओवाद है। इसको चैलेंज करने का काम भारत ने वैचारिक स्तर पर किया है। चीन के लिए सबसे बड़ी यह समस्या है। चीन के एक्सपांशनिज्म में चाहे वियतनाम के साथ हो, चाहे कोरिया के साथ हो, चाहे जापान के साथ हो, एक जिसको काउंटर एनसर्कलमेंट कहा जाता है, अभी इनर मंगोलिया के साथ भी, तिब्बत के कॉज के साथ भी, हांगकांग के विषय के साथ भी, और सबसे इंपॉर्टेंट ताइवान के विषय के साथ को, ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में पहली बार भारत के किसी सरकार ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को अटेंड करने के लिए भेजा। पहली बार ताइवान के स्थापना दिवस का कार्यक्रम दिल्ली में मनाया गया। जब जब चीन ने भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर, मैं अभी CPEC के मामले में नहीं जाऊंगा क्योंकि CPEC के मामले में बहुत सारी चर्चा यहां पे हुई होगी ऑलरेडी इस मंच से। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसका पाकिस्तान में होने वाला परिणाम और उसके इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन एक विषय है, लेकिन वो भी एक BRI का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसको चैलेंज करने में भारत की एक महत्वपूर्ण वैचारिक भूमिका रही, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि चाहे यूरोपियन यूनियन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लैटिन अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, सब जगह पर चीनी प्रोडक्ट्स को अब एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। लेकिन उसका एशिया में कोई फ्रंटियर है तो वो भारत है, और भारत की एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ के आधार पर भारत इस चीनी एक्सपांशनिज्म को थ्रू ट्रेड जो है उसको चैलेंज कर रहा है, माओइस्ट थिंकिंग को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, जो माओवाद के आधार पर विकसित हुई है, और इसलिए यह संघर्ष का मूल है। लेकिन फिर भी चीन भारत से इतना डरता क्यों है? तो मैंने जिस लेख का उल्लेख किया, मैं सबसे निवेदन करूंगा आप उसको पढ़िए, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने और वहां के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ने, ग्लोबल टाइम्स ने सबसे ज्यादा यदि पिछले कुछ दिनों में किसी भारत से लिखे गए चीज को यदि रिएक्ट किया हो तो योगा दिवस के ऊपर मेरा वो लिखा हुआ आर्टिकल है, जिसमें मैंने
ये लिखा था कि वाई कम्युनिस्ट चाइना इज वेरी ऑफ योगा। योग वहां पे एक कल्ट के रूप में, वहां पे एक कंसेप्ट है कल्ट क्राइम। कोई भी उपासना पद्धति के आधार पर यदि एक कोई सेक्ट खड़ा होता है तो उसको क्राइम के रूप में वहां पे कानूनी तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी डेजिग्नेट कर सकती है और ऐसे कल्ट के मेंबर के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत सारे मिशनरी एक्टिविटीज के खिलाफ भी वहां पे वैसी ही कार्रवाई पिछले अनेक वर्षों में हुई है। ऐसा माना जाता है कि 2019 के एक वर्ष में लगभग 22,000 छोटे मोटे चर्चेस को वहां पे मिटाया गया। पिछले 6-8 महीनों में बहुत सारी बड़ी मस्जिदों को वहां पे चाइनीज फ्लैग के साथ शुरू किया गया, उसके जो मीनार वगैरह थे उसको हटाया गया, कंस्ट्रक्शन जो होगा वो चाइनीज स्टाइल में होगा। अपेरेंटली हमें देखते हुए ये अच्छा लगता है कि भाई वो इस्लाम को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का थॉट जो है वो इम्पोजिंग हान कल्चरल एक्सपांशनिज्म, माओइज्म के थ्रू उसके थ्रेट को हम जानते ही है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम देखते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में देखते हैं किस तरह का इन्फिल्ट्रेशन है, हमारे मीडिया हाउसेस में। भारत के संबंध में अधिकृत डेटा उपलब्ध नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब अमेरिका का डेटा ऑफिशियल वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट से निकला तो ये ध्यान में आया कि 2016 से लेकर 2020 के बीच में चीन ने वहां के मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, मीडिया मैनिपुलेशन के लिए $16 बिलियन पंप किए। ऑफिशियल डेटा है अमेरिकन गवर्नमेंट का। तो भारत में जो नेशनल डे मनाया जाता है चीन का, उसके फुल पेज एड हिंदू जैसे पेपर में ही क्यों आते हैं? और 8 दिन के अंदर हिंदू पेपर चीन कैसे भारत में घुस गया है, चीन का कैसा मॉरल विक्ट्री है, इसके बारे में आर्टिकल्स पब्लिश करना क्यों शुरू कर देता है? ये प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से इंटेलेक्चुअल कॉलोनियलिज्म का भी प्रोजेक्ट है। इसको कोई चैलेंज कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, इसलिए योगा डे का भी विरोध है। केवल योग नहीं आएगा, योग के साथ भारत का विचार भी आएगा, ये चीन को चिंता है। और उसका कारण क्या है, मेरे अंतिम इसमें सिर्फ एक उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। वहां पे कुनमिंग में मैं इंडियन ओशन सेंटर फॉर इंडियन ओशन स्टडीज करके वहां पे मैं एक लेक्चर के लिए गया था। तो वहां पे एक बहुत पुराना एक ताओ मंदिर है जिसमें लगभग देवी की प्रतिमा के जैसा एक शेर पर बैठी हुई, जैसे दुर्गा माँ की प्रतिमा होती है उस तरह का एक स्टैचू है। मुझे पता था, किसी संदर्भ में मैंने वो पढ़ा था। मैंने बहुत आग्रह किया कि मुझे वहां पे जाना है, लेकिन वहां के लोग तैयार नहीं थे। अंत में एक वहां के प्राध्यापक से बात करके उसने कहा कि ठीक है, शाम के बाद जो है मैं एक विद्यार्थी आपके साथ दे दूंगा, वो आपको लेकर जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ के वहां पे उस मंदिर में मैं गया। बहुत अच्छा, जैसे किसी गुफा में एक मंदिर होता है उस तरह का मंदिर। तो मैंने उस लड़के से बात करना शुरू किया कि क्या है, क्यों इस तरह का रिजर्वेशन है। तो उन्होंने कहा कि, मुझे बताया कि ये रिलीजियस एक्टिविटीज पर बैन है और इसलिए हम इसको प्रमोट नहीं करते हैं। एथनिक म्यूजियम में जाना है तो चल जाता है, एथनिक म्यूजियम में हम ले जा सकते हैं। कुनमिंग में बहुत बड़ा 25 एथनिसिटीज का उन्होंने एक म्यूजियम बना के रखा है। तो वो शोकेस करने के लिए अच्छा है। एक तिब्बतन फैमिली है, एक हैनान की फैमिली है, एक युगुर फैमिली है, ऐसे अलग अलग एथनिसिटीज का एक म्यूजियम के जैसा रियल फैमिलीज को वहां पे लाके बिठाया हुआ। लेकिन यहाँ पे नहीं अलाउड है और रिलीजियस एक्टिविटीज को हम प्रमोट नहीं करते। तो मैं जब तक वहां पे गया तब तक उससे बहुत सारी बातें हुई। तो उसने मुझे सहज रूप से एक बात बताई, लेकिन सर मैं एक सीक्रेट बताऊं, ये ऐसा एक मंदिर है जहां पे एग्जाम से पहले हमारे यूनिवर्सिटी का हर बच्चा एक बार अगरबत्ती जलाने जरूर आता है। 70 साल कम्युनिस्ट विचार का दमन रहने के बाद भी वहां का विद्यार्थी ये कह रहा है, और वहां पे सही में एक वो सैंडल स्टिक की तरह एक बड़ी
अगरबत्ती की तरह होता है, वो जलाने के लिए, तो मैंने भी वहां पे जलाई, बहुत अच्छा लगा। शांति से मैं जूते वहां पे जूते चप्पल ऐसे बाहर निकालना भी मना है, लेकिन मैंने बाहर निकाल के वहां पे मैं बैठा। मैं आंखें बंद करके बैठा था। आंखें जब मैंने खोली तो एक महिला मेरे सामने आकर खड़ी थी, और पीछे बहुत 20-25 लोग आकर भीड़ में खड़े हो गए। वो महिला को देखकर मैं चौंक गया। मुझे लगा कि कोई अभी मेरे खिलाफ कुछ एक्शन वगैरह होने वाला है। उस लड़के को मैंने देखा तो वो भी पीछे खड़ा था मेरे। तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने उठकर खड़ा होते ही उस महिला ने मुझे पूछा कि इंदु, भारत से आने वाले हर व्यक्ति को चीनी भाषा में इंदु ही कहा जाता है। तो मैंने उनको हाँ कहा। तो मैंने जैसे ही हाँ कहा मुंडी हिलाकर, मुझे तो चीनी भाषा नहीं आती है, उनको हिंदी अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन मैंने इशारे से ही हाँ कहा तो उस महिला ने तुरंत मेरे पैर छुए। बड़ी बुजुर्ग महिला थी, 60-65 एज की होगी। तो उन्होंने मेरे पैर छुए, इसलिए मैंने भी उनको पैर छुए। मैंने फिर उस लड़के को बुलाया, मैंने कहा कि इनको कहो कि हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग है वो छोटे लोगों के पैर नहीं छूते, और महिला तो बिल्कुल ही नहीं छूती। तो उसने वो चीनी भाषा में उनको कहा। उस महिला ने उस लड़के को चीनी में मुझे ये कहने के लिए कहा कि उनको कहो कि मुझे पता है बड़े लोग जो है वो छोटे लोगों के पैर नहीं छूते हैं, लेकिन इनको बताओ कि मैंने इनके पैर नहीं छुए हैं। वो उस देश से आए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को धम्म सिखाया है। उस मिट्टी को मैंने छुआ है। 70 साल माओवाद रहने के बाद भी भारत के प्रति, भारत के धर्म और धम्म के प्रति आज भी चीन के समाज में ये भावना है। आज चीन में किसी भी विद्यार्थी को आप पूछ लो तो वो भगवान बुद्ध के बारे में जानता है और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानता है। इतने नाम तो कम से कम वहां के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पता होते ही है। और भारत में आप किसी भी स्टूडेंट को पूछेंगे तो वो चीन के किसी भी प्रमुख व्यक्ति के बारे में, उसके वैचारिक प्रभाव के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि इस कोरोना के बहाने, आत्मनिर्भर भारत के चिंतन के बहाने चीन कर ऊपर जो मंथन शुरू हुआ है, उसमें हम इस चीन के अंदर की स्थिति को, इस चीन के वैचारिक आह्वान को, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल जो चल रहा है उसके बीच में चीन के अंदर जो फॉल्ट लाइंस है, उसके आधार पर चीन का कॉमन आदमी यदि किसी तरफ देख रहा है तो वो भारत की तरफ देख रहा है, आशा के तौर पर देख रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के दमन से यदि चीन को कोई बचा सकता है तो वो भारत बचा सकता है। ये बाकी लोगों का तो विश्वास है ही विश्व में, चीन के अंदर भी ये विश्वास बढ़ रहा है। उसमें हम अपनी वैचारिक भूमिका निभा सकते हैं क्या? उसमें हम उस चिंतन को सही मायने में स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की तरफ, जहां पे हर एक को अपना रास्ता ढूंढने का, किसी का बंधन नहीं हो, अपना ईश्वर चुनने का, अपने विचार चुनने का सही मायने में स्वतंत्रता हो, ये विचार जो भारत का विचार है, उस भारत के विचार को यदि हम वहां के लोगों में, वहां के थिंक टैंक्स में, वहां के आर्टिकल्स में यदि हम धीरे धीरे लेकर आते हैं तो ये चीन के लिए मतलब वहां के लोगों से थोड़ी हमारी दुश्मनी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उनको छुटकारा मिल सकता है, ये चीन को विश्वास है। इसलिए भारत सबसे पहला दुश्मन है, इसलिए ये वैचारिक संघर्ष है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, ये इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल वॉर है। उसमें योद्धा बनकर हमको काम करना है। गुजरात जेकेएससी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है इस लेक्चर सीरीज का, मैं उसको उस तौर पर देखता हूं कि भारत में केवल ट्रेड के आधार पर, केवल मिलिट्री थ्रेट के आधार पर, लद्दाख में होने वाले चाइनीज इंट्रूजन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आधार पर हम केवल इस संघर्ष को ना देखें, वो तो केवल उसका एक हिस्सा है। ये इसका जो संघर्ष है ये धर्म का युद्ध है। उस धर्म के युद्ध में हम योद्धा बनकर, वैचारिक योद्धा बनकर खड़े हो सकते हैं क्या, इसका ये चैलेंज है। और इसके लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में आपके सामने ये इस इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट का, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का एक स्वरूप मैंने डेमोक्रेटिक इंडिया वर्सेस कम्युनिस्ट चाइना का आपके सामने रखा है।
अपेक्षा करता हूं इससे प्रेरणा लेकर हम सब लोग अपने अपने तरीके से एक वैचारिक योद्धा के रूप में आत्मनिर्भर भारत के लिए परम वैभव के शिखर पर जाने के लिए अपना अपना योगदान देंगे। गुजरात जेकेसी ने आज इस व्याख्यान में मुझे निमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी आपका। सर, कुछ प्रश्न हमारे सामने अभी उपस्थित हैं। सर, उसमें से एक प्रथम प्रश्न है कि मौजूदा परिस्थिति में आज की तारीख में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसका अंदरूनी जो कहते हैं कि जो टेक्सचर है वो कैसा है? क्या उनमें भी कोई दो रिफ्ट है या फिर वो एक ही है? जो उनके सदस्य हैं वो एक ही है या फिर कह सकते हैं जैसे कि आम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं उनमें भी रिफ्ट देखने को मिलते हैं। क्या सीसीपी में भी कोई ऐसा रिफ्ट है? देखिए, जब ये सब शुरू हुआ खास करके कोरोना का, तो ये बहुत खुलकर सामने आ गया। फिर जब लद्दाख का विषय लद्दाख का भी नहीं कहूंगा मैं, तिब्बत में जब सारा विषय शुरू हुआ तो उस समय भी ये विषय शुरू हुआ। फिर हांगकांग के विषय को लेकर भी ये शुरू हुआ। हमको इसको थोड़ा सा केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फंक्शन कैसे करती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अपना एक पॉलिट ब्यूरो है। उस पॉलिट ब्यूरो पर तो पूरी तरह से आज की स्थिति में शी जिनपिंग का पूरी तरह से कंट्रोल है, क्योंकि किसको अंदर रखना है किसको बाहर भेजना है इसके बारे में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी होता है उसका, और अभी तो वो एक तरीके से चेयरमैन बनने की, इससे पहले केवल माओ त्से-तुंग ही चेयरमैन था, इसके बाद कोई चेयरमैन नहीं बना था। लेकिन इस सारी प्रोसेस में दो तीन जो चीजें हुई है उनको हमें ध्यान से देखना चाहिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि 6 महीने का इतना उठापटक वाला कालखंड रहा और उसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ को ही सडनली ओवरनाइट 6 जून को पहली चर्चा हुई, वार्ता हुई है भारत और चीन की, और 13 तारीख को अचानक से उसको बदला गया है, क्योंकि वो जियांग जेमिन का जो पहले कभी चीन के राष्ट्रपति रहे उनका एक विश्वस्त समर्थक माना जाता था, और भारत से ये शायद एक ट्रूस हो जाएगा, हम कुछ पोजीशंस जो है वो 2 कदम पीछे हो जाएंगे, ऐसा जब लगने लगा बीजिंग को, तो अचानक से ये हुआ कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ को ही हटा दिया। इस बीच में हैनान प्रोविंस के, जब क्योंकि हैनान में जब ये कोरोना का कहर शुरू हुआ और बहुत लोग मर गए, एक इंटरनल रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि लगभग 40,000 लाशें जलाई गई और फोन जो है वो अनट्रेसेबल है उनके। जब इसके संबंध में रिपोर्ट आई, सबसे पहले जिस डॉक्टर ने इसके बारे में कहा था, उस डॉक्टर को एक तरीके से कोरोना से ही मरते हुए छोड़ दिया गया। उसको माफी मांगनी पड़ी कि मैंने रूमर मॉन्गरिंग की थी, लेकिन उसके विरोध में इतना असंतोष हैनान में बढ़ गया कि प्रोटेस्ट शुरू हुए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोकल लीडरशिप को कंप्लीटली चेंज करना पड़ा। वही स्थिति हम देखते हैं कि तिब्बत में आ गई है, वही स्थिति हांगकांग में आ गई। हांगकांग में तो स्टूडेंट्स, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पे एक चैलेंज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फेस कर सकती है, और वो है महिलाएं, क्योंकि वहां की महिलाओं ने अपने परिवार को लेकर, प्राचीन अपनी परंपराओं को लेकर बहुत सारी चीजें अभी भी संभाल के रखी है। उनके साथ ब्रिजेस बनाना, उस फॉल्ट लाइंस को ठीक से समझना, ये हमारे लिए चैलेंज होगा। चीन सबसे ज्यादा इन चीजों से डरता है। इसके सिवा एक और एरिया है, खास करके ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो लोग हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 3 महीने में चीन के
टॉप के 6 बिजनेस टाइकून्स इंक्लूडिंग अलीबाबा, इसके चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के साथ संघर्ष हो रहा है, क्योंकि 5G के ट्रायल्स में जितने सैंक्शंस पूरे यूरोप में या लैटिन अमेरिका में जिस तरह से लग रहे हैं भारत की शुरुआत होने के बाद, फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी, और अब जब ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि 5G के कंपोनेंट्स में वो एक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण जो सारे कंडक्टर्स है उसकी सप्लाई जो है वो जापान को करेगा, तो ऐसे में हुआवे को एक बहुत बड़ा थ्रेट लगने लगा है, हुआवे दबाव डालने लगी कि वो इससे हट जाए, ना करे। रेनी नाम से एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, वो रातों रात गायब हो गया था शी जिनपिंग के खिलाफ बोलने के कारण। जिस तरह से कोरोना हैंडल किया उसके बारे में जब सैंक्शंस लगने लगे और चीन से व्यापार, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब, पार्टी अपना कंट्रोल चीनी सोसाइटी पर नहीं रख सकी। उन्होंने आज तक जो कंट्रोल बनाए रखा है, जैसे मैंने कहा कि व्हाइट एलिफेंट फिनोमेना, बहुत सारे ब्रिजेस वो गिराकर फिर से बनाते हैं, अच्छे रहते हुए भी गिराकर बनाते हैं। उसका कारण यह है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी डिमांड सप्लाई की चलते रहनी चाहिए, लोगों को कुछ ना कुछ जबरदस्ती काम देना चाहिए। तो इस ऐसी स्टेट कैपिटलिज्म की मानसिकता में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी घिर चुकी है, और ऐसे में फैक्शनलिज्म बहुत है। शी जिनपिंग का अपना एक ग्रुप है, पुराना डेंग ज़ियाओपिंग का एक अपना ग्रुप है, नई लीडरशिप, खास करके अभी चीन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी क्रेडिबिलिटी जैसे कंपैरेटिवली शी जिनपिंग की तुलना में लोगों के बीच में वो ज्यादा पॉपुलर है, ली जो है, और इसलिए उनके खिलाफ भी एक अविश्वास का माहौल पॉलिट ब्यूरो में है। और इसके सिवा और एक इंपॉर्टेंट घटक है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, जैसे हमारे यहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलता है ना, राहुल गांधी स्टाइल का, वैसे ही वहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलता है। सबसे बड़ा जो करप्शन का भी जो केस चल रहा है वहां पे, वो शी जिनपिंग जो जियांग जेमिन जो पहले राष्ट्रपति थे, उनकी बेटे की कंस्ट्रक्शन कंपनी के संबंध में चल रहा है। वहां पे जो करप्शन केस चल रहा है, बहुत सारे पीएलए के जो आर्मी में पहले बड़े पोजीशंस पर रहे, उनके बेटे आर्मी में आने के कारण जो करप्शन हुआ उसको लेकर केसेस चल रहा है। वो कम्युनिस्ट पार्टी कुछ झूठे भी केसेस चला रही है, लेकिन इसमें और एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिनको वहां पे प्रिंसलीज कहा जाता है। ये जो डायनेस्टिक यंग लीडर्स होते हैं, बाप बेटे दादा कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े नेता रहने के कारण वो नेता बन चुके हैं, ऐसे उनको वहां पे प्रिंसलीज कहते हैं। उन प्रिंसलीज का वीचैट का एक डिटेल आउट हुआ पिछले कुछ महीनों में, जिसमें उन्होंने ये सारे यंग कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जिनके अपनी ट्रेड एक्टिविटीज भी है, इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट है और कम्युनिस्ट पार्टी में भी लीडर्स है, और इन्होंने कहा कि दिस इज अ बिग थ्रेट, कोरोना हैज पोज्ड अ बिग थ्रेट एंड द वे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज हैंडल्ड इट, इट कैन बी अ ग्लोबल थ्रेट टू चाइनीज क्रेडिबिलिटी। ये वीचैट में आपस में उनका, वहां का जो व्हाट्सएप है उसमें आपस में ये चर्चा चल रही है, और वो आउट हुई। अब वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से कोई बाहर जब तक नहीं जाने देगा तब तक नहीं होगी, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहां के कंट्रोल जिस तरह से है उसमें ये अपने आप नहीं होगा। और ये एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार 3 बार हुआ कि इन प्रिंसलीज के चैट जो है वो आउट हुए। इसने बहुत बड़ा प्रेशर वहां के पॉलिट ब्यूरो पर और शी जिनपिंग पर क्रिएट किया। शी जिनपिंग आज इकोनॉमिक रिवाइवल की एक्टिविटी को 2025 तक का उन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन का एक प्लान अनवेल किया है अक्टूबर के मिड में, और नवंबर के अक्टूबर एंड में एक 5 डेज की कांग्रेस वहां पे हुई थी पॉलिट ब्यूरो की, उसमें उसको अप्रूवल भी दिया है। तो एक तरीके से साइबर सुपर पावर के रूप में डिजिटल वर्ल्ड में चैलेंज देने के लिए वो खड़ा हो रहा है। डेमोक्रेसीज में साइबर स्पेस के थ्रू इंटरवीन करने का वो प्रयास करेगा। उसमें अमेरिका और भारत, ये 2 ही देश ऐसे हैं कि जो
इस प्रोसेस में चीन को चैलेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, चीन को ये अच्छी तरह से पता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो इन प्रिंसलीज की मैंने बात की, क्योंकि ये चाइना की फ्यूचर लीडरशिप है, वो शी जिनपिंग के जो एक नई थ्योरी वहां पे अभी शुरू हुई है, जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी प्रमोट तो कर रही है, लेकिन चाइना में उसको लेने को कोई तैयार नहीं है। एक नई थ्योरी जो शुरू हुई है कि कोरोना बाहर से आया, और बाहर से आया उसकी अलग अलग थ्योरीज हमने सुनी कि कभी कहते हैं कि अमेरिका से आया, कभी कहते हैं भारत से आया, लेकिन पीछे 2 महीने से एक सस्टेन कैंपेन वहां के अंदर के लोगों के लिए शुरू किया। बाहर तो उसको कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन अंदर के लोगों के लिए वो शुरू किया है कि लैटिन अमेरिका से आयो। पहले उन्होंने शुरू किया कि फ्रोजन पैकेट्स में भी कोरोना ट्रांसमिट होता है, फ्रोजन फूड में। अब उन्होंने ये शुरू किया है कि वुहान के मार्केट से ये शुरू ही नहीं हुआ, लैटिन अमेरिका में जो फिश या वहां से जो उनके यहाँ जो मांस बीफ या पोर्क के रूप में आता है, उसके थ्रू कोरोना जो है वो चीन के अंदर आया। ये नई थ्योरी उन्होंने भारत वहां के लोगों को बेचना शुरू किया है। इन थ्योरीज को जितना हम मीडिया के द्वारा एक्सपोज करेंगे, इनको जितना चैलेंज करेंगे, उतनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जो फॉल्ट लाइन्स है वो और शार्पन होंगी। उसके लिए लेकिन हमें सिस्टमेटिक प्रयास करने पड़ेंगे। चीनी भाषा में भी वो सारी खबरें आए, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। चीन में यह साइबर वॉल बहुत बड़ी है। चीनी जो दीवार बनी हुई है, चाइनीज वॉल जिसको कहते हैं, उससे भी बड़ी वहां की साइबर वॉल है। उसको ब्रीच करते हुए चीनी लोगों तक ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में और ताइवान में बहुत सारे चीनी बैठे हुए हैं जो तियाननमेन स्क्वायर के इंसिडेंट से लेकर आज तक डेमोक्रेसी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ हमें ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, तभी हम इस वॉल को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन चीन में पास होना ज्यादा आसान है, पास ऑन होना। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हमें, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स है, जिस पर हमें उनको हमें समझना भी होगा और उन पर हमें काम भी करना होगा। सर, एक और प्रश्न है कि जो चीन का जो शिनजियांग प्रांत है, जहाँ काशगर और होतान प्रांत में जो वहाँ का इलाका है, वहाँ जो 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 वहाँ की माइनॉरिटी है, जो उइगर मुस्लिम्स है, वहाँ उनके साथ बहुत जबरदस्ती होती आई है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, तो ये देखते हुए कि विश्व में इसको भारत आने वाले समय में उसको प्लेटफॉर्म पर, किसी प्लेटफॉर्म पर उसको उठाना चाहिए क्या? इसमें बिल्कुल उठाना चाहिए। केवल केवल युगुर का नहीं, युगुर, तिब्बत, हैनान, इनर मंगोलिया और ताइवान, वो 5 फिंगर की बात करते हैं ना, ये चीन के 5 फॉल्ट लाइन्स है, जहां पे चीन को और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को समस्या झेलनी पड़ती है। और उसका ठीक से अध्ययन करते हुए हम यदि वहां की एथनिक आइडेंटिटीज के मुद्दों को ठीक से उठाए, सबसे पहले हम इसको जिंगजियांग कहना बंद कर दें, हम इसको ईस्ट तुर्कमेनिस्तान कहें, जिसका वो प्राचीन नाम है। तो ईस्ट तुर्किस्तान लिबरेशन फ्रंट नाम से एक मूवमेंट ऑलरेडी अमेरिका से चल रहा है, यूरोप में चल रहा है। वहां के लोग भारत में आने के लिए बहुत बार हमारे लिए डिमांड कर चुके हैं। कोई थिंक टैंक उसको होस्ट करे, कोई यूनिवर्सिटी उनको वहां की सारी कहानी बताने के लिए बुलाए। कुछ लोग वहां के ऑलरेडी हमारे संपर्क में हैं, जो ईस्ट तुर्किस्तान फ्रीडम मूवमेंट चलाते हैं। तो वो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुद्दों को ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बनाकर पूरे विश्व भर में चलाते हैं और हर बार यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव लाते हैं, उसी तरह से हम हांगकांग को लेकर, तिब्बत को लेकर, ईस्ट तुर्किस्तान को लेकर, इनर मंगोलिया को लेकर, उन्होंने सारे इन प्रोविंसेस के नाम बदले हैं, हम उनके प्राचीन नामों से ही उनको बुलाए। ये तो इंटेलेक्चुअल वॉर में सबसे पहली कंडीशन है कि हम उनके नामों को ही नकार दें। जैसे वो हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के इसको नकारते हैं, वैसे ही हम उनके नामों को नकार दें। वो अरुणाचल प्रदेश को आज भी अपने ऑफिशियल सारे डॉक्यूमेंट में साउथ तिब्बत ही कहते हैं।
तो उसी तरीके से हम भी वहां के प्रांतों में जो समस्याएं है, उन समस्याग्रस्त प्रांतों को उनके प्राचीन नाम से बुलाते हैं, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा वो है, क्योंकि वो एक अलग आइडेंटिटी दिखाता है। दूसरा, वहां के ह्यूमन एट्रोसिटीज के बारे में बहुत सारे रिपोर्ट्स अभी जनरेट होने लगे हैं। पिछले सप्ताह ही स्वीडिश एक थिंक टैंक ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट वहां से रिलीज किया है। 25,000 लोगों के ऑर्गन ट्रेड के बारे में डिटेल्स उसमें है। किडनी से लेकर अलग अलग ऑर्गन्स का ट्रेड सीसीपी के आशीर्वाद से युगुर मुस्लिम्स के, खास करके महिलाओं के ऑर्गन ट्रेड को लेकर ये डिटेल्स है। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे लीडर्स है जो आज बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास वहां का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उनके इंटरव्यूज हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जैसे या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे फोरम्स पर ये उठाना, मीडिया से अलग अलग रूप में इन स्टोरीज को आगे बढ़ाना, और वहां की जो एथनिक माइनॉरिटीज की जो लीडरशिप है, उनकी मुंह से उनकी कहानियां दुनिया को बताना, इन 3 मेथड से मुझे लगता है कि हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो ये, तो मैं जो कह रहा था कि ये 3 मेथड्स जो है, इंटरनेशनल फोरम्स में एक्सपोज करना, मीडिया के थ्रू इसकी अलग अलग स्टोरीज को, रिपोर्ट्स को प्रोमिनेंस देना, और वहां की जो बाहर बैठी हुई एथनिक माइनॉरिटीज की लीडरशिप है, उनका वॉइस जो है उसको मजबूत करना। इन 3 मेथड से हम ये जो अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, इनह्यूमन है, एंटी चाइनीज पीपल भी है, ये पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर मोस्ट एंटी पीपल, इस कैरेक्टर को हम एक्सपोज कर सकते हैं। सर, जो सीसीपी और इसी प्रश्न को अगर आगे बढ़ाया जाए तो सर, सीसीपी का और चाइना का फ्यूचर सीसीपी के अंडर में कैसा रहेगा सर? वास्तविक रूप में कहूं तो यह भारत पर निर्भर है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत बार बहुत क्राइसिस से गुजरना पड़ा है। अभी ये जो 2022 जो है वो सीसीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये तय होगा कि सीसीपी का जो अनचैलेंज लीडर है वो शी जिनपिंग रहेगा या नहीं रहेगा। अभी तक की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो ट्रेडिशन है, खास करके देंग जियाओपिंग के बाद, मतलब पोस्ट माओ सेतुंग, उसमें जनरली 10 साल का टर्म ये एक जनरल सेक्रेटरी के लिए डिफाइंड है। चेयरमैन लाइफ लॉन्ग हो सकता है, इसलिए शी जिनपिंग ने अपने आप को चेयरमैन करके रिडेजिग्नेट करवाया। चेयरमैन इन द मेकिंग है वो अभी, लेकिन 10 साल यदि उसके कंप्लीट होते हैं तो वो आगे जाकर चेयरमैन बन जाएगा, और चेयरमैन बन जाएगा तो वो नया जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा, लेकिन सारी सत्ता के सूत्र जो है अपने पास ही रखेगा। ऐसे में ली जो है, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है, उसकी पॉपुलैरिटी लोगों में शी जिनपिंग से ज्यादा है। शी जिनपिंग की कंट्रोल और पॉपुलैरिटी, कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के अंदर तो पूरा डोमिनेशन है, सारे मेंबर्स उसी के हैं। जो भी अविरोध करने की संभावना थी उनको सबको बाहर निकाल दिया है। अभी भी चैलेंज जो है वो शी जिनपिंग को मेनली एकेडमिक्स में, इंडस्ट्री में, और थोड़ा बहुत जो है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में। तो 2022 तक ये प्रेशर है शी जिनपिंग को कि वो कंटिन्यू ना करे, लेकिन वो कंटिन्यू करता है तो मुझे लगता है कि वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए और भी एक बड़ा डेथ नेल होगा, क्योंकि इसके कारण धीरे धीरे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में चीन के अंदर वातावरण और बढ़ेगा, और बाहर के विश्व में भी क्रेडिबिलिटी जो है वो उनकी कम होगी। तो ये जो अमेरिकन थियरी थी कि चीन इकोनॉमिकली लिबरलाइज होगा तो वो डेमोक्रेटिकली भी अपने आप लिबरलाइज होगा। जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे अध्यापन करने वाले लोग हैं, हमें से
प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है। बहुत कम देशों में से एक हम कह सकते हैं कि जहां पे अभी तक लोगों के फंडामेंटल राइट्स ही डिफाइन नहीं है। इस कांग्रेस में पहली बार एक बिल प्रस्तुत हुआ है, वो भी पहली बार। तो अभी आ रही है आवाज? जी सर, अब आ रही है आवाज। हेलो, जी प्रफुल्ल जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। आ रही है अभी आवाज? जी जी, आ रही है सर अब। तो चीन या बहुत कम देशों में से ऐसा देश है जहां पे अभी फंडामेंटल राइट्स ही डिफाइन नहीं है। इस पिछले कांग्रेस में पहली बार एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वो एक बहुत बड़ा हॉगवॉश है, एक बहुत बड़ा, एक तरीके से एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्रयास है लोगों की आंखों में धूल झोंकने का, कि जिसके आधार पर ये तो दिखाया गया है कि लोगों को हम फंडामेंटल राइट्स देने जा रहे हैं। एक बिल लाया गया है पॉलिट ब्यूरो में, और आगे वो कांग्रेस में भी लाया जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस बिल के द्वारा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का और अधिकार मिलने वाला है। तो बिल तो आ रहा है फंडामेंटल राइट्स का, मूलभूत अधिकारों का, व्यक्ति के अधिकारों का, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तो ये जितने इंटरवेंशन के जितने तरीके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए, करना मुश्किल होगा। मैंने जैसे चीनी लोगों से नहीं है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये अनडेमोक्रेटिक, इनह्यूमन कैरेक्टर है, उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ जो वातावरण पूरे चीन के अंदर भी बन रहा है और विश्व में भी बन रहा है, उसमें भूमिका निभाना अपना काम है। मेरा अपना मानना है कि ये जितना इंटरवेंशनिस्ट, एंटी इंडिविजुअलिज्म, एंटी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का बढ़ेगा, उतना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को चीन के अंदर ही शासन करना, बाहर छोड़ दीजिए अपना प्रभाव जमाना, शासन करना मुश्किल होगा। लेकिन 2022 उसके लिए बहुत क्रूशियल है। दिलीप जी से मैं आग्रह करूंगा, दिलीप जी आप आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए आवाज जी के साथ। एक प्रश्न मैं पूछ जी सकता हूँ जी 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 रंजीत जी। हाँ, धन्यवाद। प्रफुल्ल जी, जो आपने भी जिक्र किया है, उससे पहले भी हमने सुना है कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट ये है पॉलिसी है, उसके चलते जो उसके नेबरिंग 5-6 जो देश, प्रताड़ित देश हैं जिसको मैं कहूँगा, जो आपने कहा इंडर मंगोलिया, तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान, संभवतः आपने कहा तिब्बत है, वगैरह वगैरह, ताइवान, सब इन देशों के लोग जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, ये कभी किसी एक मंच पर या एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं क्या, या आगे भविष्य में ऐसी कोई संभावना बन सकती है क्या कि उन लोगों को इकट्ठा एक फोरम पर ला करके उनकी बात को इंटरनेशनल फोरम पर रखा जाए? देखिए, ऐसा है कि इन सब लोगों का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो अलग अलग है। इन हर सारे प्रदेशों में चीन ने जो पॉलिसीज अपनाई हैं, एथनिक क्लींजिंग की, कल्चरल डोमिनेंस की, वो अलग अलग है, अलग अलग समय पर रही है। इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है इनको जोड़ने वाला, कि चीन इन सारे प्रदेशों में हान मेजॉरिटी, जो मिडिल किंगडम या सेंट्रल चाइना का, बीजिंग का जो एथनिक कम्युनिटी है, उसका डोमिनेशन क्रिएट करने के लिए प्रयास करते हैं। यही कॉमन फैक्टर है। इनको एक मंच पर लाने वाला एक प्रयास जो चल रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है। वहां पे एक चाइनीज डेमोक्रेटिक फोरम नाम से बना हुआ है। कुछ लोग उसमें जो तिएननमेन स्क्वायर इंसिडेंट हुआ था उस समय के स्टूडेंट्स है, और उनके द्वारा ये प्रयास चल रहा है। लेकिन ये देखिए, आज की स्थिति में पिछले 60-70 सालों में देखे हम, तो ये अलग अलग देश नहीं रहे, चीन ने इनको जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो इसमें इनर मंगोलिया, तिब्बत, हांगकांग, क्योंकि ऑफिशियल ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट हो गया है, इवन हैनान, ये सारे प्रांतों में हम ये देखते हैं कि बीजिंग का अब स्टेट कंट्रोल जो है वो बहुत टाइट है। तो जो प्रयास चल रहे हैं वो चीन के बाहर से ज्यादा चल रहा है। उनका आपस में कुछ तालमेल तो जरूर शुरू हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। चीन बाहर भी उनको बहुत एक मंच पर आने नहीं देता, लेकिन इनके इंडिविजुअल फोरम्स जो है वो जरूर स्ट्रांग हो रहा है।
इस तुर्किस्तान फ्रीडम मूवमेंट है, तिब्बतन स्टूडेंट्स मूवमेंट है, हांगकांग से बाहर निकले हुए खास करके अभी ताइवान, कुछ हद तक इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में गए हुए स्टूडेंट्स की संख्या बहुत है, वो वहां से लड़ रहे हैं। इनके वॉइस को मजबूत करने की जरूरत है। वो एक मंच पर आने से नहीं होगा, इनफैक्ट मल्टीपल वॉइस, हम माओ की थ्योरी को और ग्रामशी की थ्योरी को ये करें कि बीजिंग की अथॉरिटी को कंट्रोल करना है तो मल्टीपल जो पेरिफेरल एथनिक क्लींजिंग के उन्होंने मॉडल किए है उनको डेमोक्रेटिक वॉइस के रूप में अलग अलग ये करना, उतना बीजिंग की अथॉरिटी जो है वो वीकर होती जाएगी। तो हम इंडिविजुअली भी वो करें, आपस में वो कितने प्रयास कर सकते हैं वो अलग बात, इकट्ठा होकर कितना प्रयास कर सकते हैं उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा ऑस्ट्रेलिया से एक फोरम काम कर रहा है उसके लिए, लेकिन वो इंडिविजुअली उनकी कहानियां, चीन का ह्यूमन राइट्स वायलेशन, चीन का अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर और खास करके सीसीपी का एंटी चाइना पॉलिसी, एंटी चाइनीज पीपल पॉलिसीज को हम जितना एक्सपोज करें, उनके लेबर कैंप्स को, क्योंकि जो मेनलैंड चाइना के जो हान लोग है उसमें भी बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में है जिनको लेबर कैंप में रखा गया है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है। तो इन सबको हम जितना एक्सपोज करें, मुझे लगता है कि ये पेरिफेरल आइडेंटिटीज को उतना ही ज्यादा शक्ति मिलेगी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव जो है वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। निधि जी, आपका कोई प्रश्न था? निधि जी मुझसे ज्यादा जानती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, वो बता सकती है। मुझे प्रश्न क्या पूछेंगे? नहीं, मेरा ये था कि हम जो जैसे वर्ल्ड जो देखता है ना बुद्धिस्ट, हम लोग चाइना को एक बुद्धिस्ट रूप में देखते हैं और जबकि वो रियलिटी नहीं है। लाइक अमेरिका वगैरह ने उसको वो रोमांटिसाइज किया उसका बुद्धिस्ट पास्ट। तो यही था मेरा क्वेश्चन कि शुड वी नॉट मेक इट वेरी एविडेंट टू एवरीबॉडी कि भी बुद्धिस्ट चाइना वाज सेपरेट एंड द न्यू कम्युनिस्ट चाइना इज सेपरेट? एब्सोल्युटली, लेकिन उसमें मेरा हमेशा से एक ये रहता है कि भारत का स्टेट सेक्युलर रहा लेकिन भारत का राष्ट्र जैसे हिंदू रहा, वैसे ही चीन में स्टेट कम्युनिस्ट हो गया, लेकिन चीन के अंदर का जो समाज है, जो नेशन है, वो अभी भी कन्फ्यूशियस, बुद्धिस्ट, ताओइस्ट, तिब्बतन बुद्धिज्म इनमें बटा हुआ है। वो पर्सनल लाइफ में इसको फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कम्युनिज्म ने इस बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को बहुत हैमर मतलब दबाने का प्रयास किया, उसको मिटाने का प्रयास किया, और लेकिन इंडिविजुअल लाइफ में वो कभी ना कहीं उसको बनाए रखे। जो भी चीन से डेलीगेशन यहाँ पे आता है वो कहता है कि हमको एक बार, कम से कम एक बार बोध गया लेकर चलो। वो क्यों कहते हैं? अभी भी चुपके से कहते हैं, ऑफिशियल विजिट मत कराओ हमारी, लेकिन अनऑफिशियली लेकर चलो। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनर कहीं ना कहीं उनकी अभी भी एक इंटरनल वो जो स्पिरिचुअल एक अर्ज है वो बुद्धिज्म के साथ, ताओइज्म के साथ, कन्फ्यूशियनिज्म के साथ जुड़ी हुई है। इसमें एक जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है 1970s के बाद, वो ये है कि इस बुद्धिज्म को कम्युनिज्म रिप्लेस नहीं कर पाया। कल्चरल रिवोल्यूशन तो हो गई, बुद्धिज्म को, ताओइज्म को आपने खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन कम्युनिज्म उसके सब्सटेंस को आइडियोलॉजिकली, स्पिरिचुअली रिप्लेस नहीं कर पाया। तो उसका स्थान किसने लिया? तो हम 1980 के बाद, खास करके देंग जियाओपिंग के रेजिम के बाद देखते हैं, आज किसी भी चाइनीज आप ट्रेडर से बात कर लीजिए, स्टूडेंट से बात कर लीजिए, वो आपको एक इंग्लिश नाम बताएगा और एक चाइनीज नाम बताएगा। बहुत सारे जो है वो क्रिश्चियनिटी के प्रैक्टिशनर हो गए। मिशनरी एक्टिविटीज ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। जो कम्युनिज्म ने सपना दिखाया था वो पूरा तो नहीं हो रहा है, बुद्धिज्म और बाकी सारे पीछे के तार टूट चुके हैं। इसका फायदा जो वैक्यूम हो गया, वो वैक्यूम क्रिएट, वो भरने का काम हम भी कर सकते हैं, इसलिए वो योगा से डरते हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं के हमने 2016 के बाद 3 सेंटर वहां पे शुरू किए चीन में। वैसे तो वो गांधी पीस सेंटर के नाम से है, लेकिन वहां पे चलता है मेनली योगा का ट्रेनिंग, और हरिद्वार से वहां पे प्रशिक्षक जाते हैं। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स वहां की महिलाओं का है इसको। वो ब्यूटी थेरेपी के रूप में, योगिक प्रैक्टिसेस के रूप में, अलग अलग नाम से वहां पे चलता है, लेकिन होता योगा ही है। तो हमको चाइनीज कम्युनिस्ट स्टेट को
चाइनीज पीपल से अलग करके देखना पड़ेगा। और चाइनीज पीपल में अभी तक जो सिविलाइजेशनल रूट्स बचे हुए हैं उनको एक तरफ एड्रेस करना और दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट स्टेट को एक्सपोज करना, ये मुझे लगता है कि भारत को ये भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये भारत ही कर सकता है। इसको अलग तरीके से देखने का काम भारत ही कर सकता है। यूरोप या एंग्लो सेक्सन सिविलाइजेशन में वो क्षमता है नहीं, क्योंकि उनके लिए स्टेट और नेशन एक ही है।